ओके, आज बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। पहले भी पढ़ा हुआ है एक बार फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, सेम स्लाइड है, वापस से रिपीट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन it is the ratio of amount of drug in the body upon plasma concentration. That means there is a relationship between amount of drug in the body and plasma concentration. Okay, amount of drug which is inserted inside the body and plasma concentration, it is directly proportional. That means if you increase the concentration of drug inside the body, automatically plasma concentration will be increasing. ओके जब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप अगर ब्रेक डाउन करोगे, देन हियर इज अ कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, एंड when you define this volume of distribution for different tissue, then you will find one more equation for extravascular tissue. Write this equation: Vd is equal to Vp plus Vt Fu upon Fut, where Vd is volume of distribution, Vp is volume in plasma, Vt volume in tissue, extravascular tissue. Okay, if fraction of drug which is unbound or which is free in plasma, same fraction of drug which is unbound in tissue. ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है। वैसे तो अगर आपने स्टार्टिंग में देखा तो ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये तो सबको पता है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू को भी कंसीडर करोगे तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आएगा, और ये फाइनल इक्वेशन इस तरह से आया: वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ plasma as well as extravascular tissue, volume in plasma plus volume in tissue multiplied by fraction of drug which is unbound या free, दोनों सेम है, U for unbound और free in plasma, fraction of drug which is unbound और free in tissue। अब टिश्यू का मतलब जिस भी पार्टिकुलर ऑर्गन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो बाइंडिंग है ड्रग की वो ब्लड के साथ में एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू के साथ में भी हो रही है ना। तो वहां पे हमें पढ़ना नहीं था डीपली, इसलिए हमने उस चीज को नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जब आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे इन रेस्पेक्टिव ऑफ प्लाज्मा प्लस एनी वास्कुलर टिश्यू, तो कंप्लीट इक्वेशन ये आएगा, है ना। ये है इक्वेशन, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा अपॉन फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन टिश्यू, ठीक है। इसी इक्वेशन को जब हमने फाइनल पुट किया तो ये फाइनल इक्वेशन है। आपको ये वाला फाइनल इक्वेशन याद रखनी है बस। नाउ आफ्टर सीइंग दिस इक्वेशन you can tell me what are the factors that is directly proportional and what are the factors that is indirectly proportional। अब आप देख लो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर के बढ़ने से बढ़ रहा, कौन कौन से फैक्टर के घटने से घट रहा। अगर फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा फ्री कंसंट्रेशन ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर टिश्यू में फ्री कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कम होगा। टिश्यू में फ्री कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब ये है कि टिश्यू में बाउंड वाले कंसंट्रेशन कम है। प्लाज्मा में फ्री कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब बाउंड वाले जो कंबाइन किए हुए प्रोटीन के साथ वो कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली है। अब
इसी फैक्टर्स को देखते हुए आगे बात कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको समझ में ये आ गया कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन है, अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये कौन सा कंसंट्रेशन है? बाउंड कंसंट्रेशन है। अगर बाउंड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फ्री कंसंट्रेशन कम होगी, तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नाउ कमिंग टू द काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। यहां पे आप देख लो, काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, दैट मीन्स जब प्रोटीन बाइंडिंग होती है तो उससे ड्रग के बाकी जो रेट है उस पर क्या फर्क पड़ता है? काइनेटिक्स मीन्स रेट। सो फर्स्ट यू हैव टू अज्यूम देयर इज वन प्रोटीन, वन ड्रग, and it will form drug protein complex which is reversible or irreversible? Reversible. अगर irreversible होगा तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी काउज करेगा। ओके, सो when you see the kinetics, P plus D, P for protein, D for drug, PD, okay, from law of mass action, Ka association constant, that means forward direction. एक होती है के ए, एक होती है के डी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। के ए इज ग्रेटर देन के डी, दैट मीन्स प्रोडक्ट बन रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, where Ka is association constant and this bracket indicate concentration or molar concentration. Is it clear? ये तो सबको पता ही होगा। Okay. To study about binding behavior of drug, we should know about one factor that is called R. And what is R? It is the ratio of moles of drug bound upon total moles of protein. आप R डिनोट कर दो, P कर दो, कुछ भी कर दो, ये आपके ऊपर है। मैंने R लिखा हुआ है। R मीन्स मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन। टोटल प्रोटीन में दो पार्ट है, एक जो ड्रग के साथ बाइंड है और एक जो प्रोटीन फ्री है। मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड, ये बाउंड किसके साथ होगा? किसके साथ? प्रोटीन के साथ, पीडी। टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन, फ्री प्रोटीन, बाउंड प्रोटीन। ओके, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको एक वैल्यू आ गई यहां पे, पीडी की वैल्यू क्या होगी? पीडी इज इक्वल टू पहले के ए इंटू पी इंटू डी, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें जहां पे पीडी है वहां पे आप पीडी की वैल्यू पुट कर दीजिए। R इज इक्वल टू पी डी, R इज इक्वल टू के ए पी डी अपॉन के ए पी डी प्लस पी। पी डी की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया? उसकी वैल्यू के ए पी डी। ओके, अब आपको कॉमन लेना आता है, यहां पे कॉमन क्या है? P। P जब कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले P से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा के ए डी 1 प्लस के ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन तब है जब आपके पास एक ड्रग है और एक प्रोटीन है बाइंडिंग के लिए,
लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट बहुत सारे होते हैं। तो सपोज कर लो x मान लो नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, देन फाइनल इक्वेशन यू विल हैव r इज इक्वल टू x के जगह n के जगह पे x पुट कर सकते हो आप, ठीक है, n भी पुट कर सकते हो, m भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। n के a d अपॉन 1 प्लस के ए डी, वेयर n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट या टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ओके, नाउ द फाइनल इक्वेशन यू हैव r इज इक्वल टू n KAD upon KAD plus 1. Here you have how many unknown factor? कौन कौन से हैं? एक तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन भी है या टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, एक एसोसिएशन कांस्टेंट भी है, ठीक है, और जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन मोस्टली दी जाती है, ठीक है, जो भी ड्रग दी जाएगी उसकी कंसंट्रेशन मेंशन होगी क्वेश्चन में। सो by plotting by different ways, for example we have 4 different plot: direct plot, sketched plot, clot plot and Hitchcock plot। ये चारों प्लॉट के अंदर हम अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है वो अलग अलग प्लॉट पे काम करते हैं, अलग अलग कंपनी है। ये कहाँ पे यूज करते हैं? प्रोटीन बाइंडिंग। जो भी ब्लड टेस्ट करवाते हो आप मार्केट में, अलग अलग कंपनी की इंस्ट्रूमेंट होगी, अलग अलग प्लॉट के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो अभी तो पता चलेगा कि कितनी बाइंडिंग हो रही है। जब भी आप कोई प्रोटीन बाइंडिंग किसी पार्टिकुलर डिजीज में जाते हैं ना, तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई या घट गई, आपने पढ़ा ना डिजीज कंडीशन में या ट्रॉमा में। तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है वो अलग अलग प्लॉट पे काम करती है, इसलिए हमें अलग अलग प्लॉट को ड्रॉ करनी है। फर्स्ट प्लॉट इज नोन एज डायरेक्ट। बस आपको ये याद रखनी है कि जो ग्राफ प्लॉट है किसके किसके बीच में है। अगर वो याद है तो आप इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर सकते हैं। अगर ये याद है, डायरेक्ट प्लॉट में ग्राफ बिटवीन आर वर्सेस डी, ठीक है, क्या था इक्वेशन? आर इज इक्वल टू एन के ए डी अपॉन 1 प्लस के ए डी। डायरेक्ट प्लॉट है, ग्राफ बिटवीन आर वर्सेस डी, ठीक है। आर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड अपॉन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन, और डी क्या है? ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे आप जब प्लॉट करेंगे यहां पे 2 वैल्यू आएंगी। एन क्या है? आपका टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। द 50% अगर ये बाइंडिंग साइट सैचुरेट हो जाए, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एन बाई 2, तब वैल्यू क्या आएगी? के ए की। आप कैलकुलेट करो खुद से। व्हेन 50% ऑफ बाइंडिंग साइट इज saturated by drug, then what will be the value of association constant Ka? 1 upon D। सभी का आ रहा है ना? That means when R is equal to n by 2, Ka is 1 upon D, सही है? या D is equal to 1 upon K, सेम ही है। ग्राफ किसके किसके बीच में है? R और D के बीच में। जब R की वैल्यू आपने कितनी ली है? n बाई 2। सपोज कर लो यहां पर है ना n बाई 2,
तो जो ये वैल्यू है डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/k ना, है ना। और जब 100% जो बाइंडिंग साइट है वो जब सैचुरेट हो जाएगी उसको बोलते हैं कौन सी वैल्यू, प्लेटियो। यस, दिस इज कॉल्ड प्लेटियो। जब 100% बाइंडिंग साइट सैचुरेट हो गई, अब उसके बाद आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ड्रग की बढ़ाइए, बाइंडिंग साइट अवेलेबल ही नहीं है तो प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ेगी नहीं। दैट इज कॉल्ड प्लेटियो। दैट मीन्स जब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी N, टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट कितनी है N है, और वो पूरी की पूरी सैचुरेट हो गई। तो when R is equal to N, that is called प्लेटिव वैल्यू। when R is equal to N/2, D की वैल्यू 1/k। इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लॉट। ठीक है। सेकंड प्लॉट इज नोन एज स्केचर्ड प्लॉट। हेयर देयर इज अ ग्राफ बिटवीन R/D वर्सेस R। R/D वर्सेस R, ये तो फाइनल इक्वेशन है आपके पास। R इज इक्वल टू NKAD 1 + KAD। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया। क्यों रीअरेंज किया गया? क्योंकि हमें फाइनल ये वाली इक्वेशन चाहिए, R/D वर्सेस R। यहां से R/D वर्सेस R, जब इस वाले इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पता ही है ना, R 1 से मल्टीप्लाई होगा R और RKAD, और ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, KAD दोनों को एक साइड कर दो आप, ये तो ऐसा सच रहेगा, ये इक्वल के इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे कॉमन क्या ले लोगे D, तो क्या बचेगा NKA माइनस RK, ये D इक्वेशन के इस साइड आएगा तो R/D हो जाएगा, क्योंकि हमें लाना क्या R/D वर्सेस R। ठीक है, अब आप ये बताओ इसके जो ग्राफ होंगे किस तरह के होंगे? स्ट्रेट लाइन होंगे और डाउनवर्ड होंगे, ऊपर से नीचे, राइट, क्योंकि माइनस साइन है ना। R/D वर्सेस R इस तरह से हो जाएंगे, है ना। दो वैल्यू लिखी जाती है, स्लोप और इंटरसेप्ट। ये तो कोई इक्वेशन, R/D, दिस इज Y, और जिसके कंपैरिजन में स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं? R के, तो यहां पे आ जाएगा mx। ठीक है, R हो गया आपका x, जो बाकी का पार्ट है वो हो गया आपका m, और m किसको इंडिकेट करता है? स्लोप को। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? k, बाकी जो पार्ट है वो क्या है? c है, दैट मीन्स इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यही तो होता है ना, ये क्या होगा आपका NKA, और जो स्लोप है ये जो एंगल बनती है ना थीटा वाली। चलो, राइट वन क्वेश्चन। इन केस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड एज इन केस ऑफ a sketched plot where the value of intercept is given, that is equal to 2.5 and total number of binding site is 1, then what will be the value of association constant? कितना है? 2.5। सबके आगे 2.5 है राइट आंसर।
किसकी वैल्यू दी हुई है? इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है। इंटरसेप्ट जो होती है स्कैटर्ड प्लॉट में वो होती है एन के ए, और कितनी वैल्यू है? 2.5। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। तो के की वैल्यू क्या होगी? 2.5 डिवाइडेड बाय 1 कितनी होगी? 2.5। सिंपल इक्वेशन है, इसमें है ही नहीं, तो बस मैं चेक कर रहा था कि समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट है, इसमें इस तरह के ग्राफ बनेंगे। नेक्स्ट है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। रेसिप्रोक मतलब क्या होता है? रिवर्स कर दो इक्वेशन को, है ना। आपके इक्वेशन क्या थे? R इज इक्वल टू एन के ए डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ए डी। इसको रिवर्स कर दो 1/r, क्योंकि जो आपके ग्राफ बनेंगे 1/r वर्सेस 1/d। रिवर्स कर दो। रिवर्स करने आता है? ध्यान रखना रिवर्स में 2 पार्ट है डिनोमिनेटर में, 1 प्लस के ए डी, है ना। तो रिवर्स ऐसे नहीं होता कि बस अपोजिट उल्टा कर दो। R इज इक्वल टू एन के ए डी 1 प्लस के ए डी, राइट। 1/r इज इक्वल टू, पहले ये वाला पार्ट ले लो, 1/n के ए डी, फिर ये वाला पार्ट के ए डी डिवाइडेड बाय एन के ए डी। इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा, के ए डी खत्म। 1/n के ए डी प्लस 1/n, और ग्राफ है आपका 1/r वर्सेस 1/d, 1/r वर्सेस 1/d। बाकी ये जो पार्ट बचे 1/n के ए, ये स्लोप हो गया, और ये वाला पार्ट आपका इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर है पीछे सबका? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सिंपल है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन लिखो। इन केस ऑफ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, इसका दूसरा भी नाम है क्लॉट्स प्लॉट, और एक और नाम है, तीसरा नाम लाइनवीवर बर्ग प्लॉट। तो इन तीनों में से जो भी नाम होगा आपको यही समझना, ठीक है। इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्लॉट, द वैल्यू ऑफ slope is 2.5, okay, and total number of binding site is 5. What will be the value of association constant? 0.08। सब क्या आ रही है? आइए, लास्ट प्लॉट इज हिचकॉक प्लॉट। यहां पे जो ग्राफ है D/R वर्सेस D, तो इक्वेशन को वापस से आपको रीअरेंज करना होगा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन क्या चाहिए? D/R वर्सेस D, ठीक है। जब इक्वेशन को आप वापस से रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी D/R वर्सेस R इज इक्वल टू 1/n के प्लस D/n, और किसके किसके बीच में प्लॉट है? D/R वर्सेस D,
क्या बचा 1/n, ये क्या है स्लोप, और 1/n के इंटरसेप्ट। तो जो यहां पर इंटरसेप्ट है वो वहां पे क्या है ना, याद रखना कि कहां पे कौन सा स्लोप है, कहां पे कौन सा इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। चलो लास्ट पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, टिश्यू बाइंडिंग पे। एब्जॉर्प्शन पे हमने कई बार आपको बताया होगा, सिंक कंडीशन है ना, डिफ्यूजन कंटिन्यू करने के लिए। सिंक कंडीशन तब आती है जब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होती है, या ब्लड के साथ या प्रोटीन के साथ जो फ्री ड्रग है वो बाइंड करती है, तो फ्री कंसंट्रेशन वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है रिसेप्टर कंपार्टमेंट में। तो यही है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो वहां से मूव करके रिसेप्टर कंपार्टमेंट पे आ जाएगा। अगर ब्लड नहीं होगा, प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होगी, तो फ्री कंसंट्रेशन दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 50% ऑफ ड्रग क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है। ड्यू टू प्रोटीन बाइंडिंग कहाँ पे, रिसेप्टर कंपार्टमेंट में जो फ्री ड्रग है उसको बाइंड करके उसको दूसरे साइड पे मूव कराते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कराएंगे क्योंकि वो एक बाइंड है, लेकिन साइड को चेंज कर देंगे, ओके। सिस्टेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वर्ड है, लेकिन ये क्या है, सिस्टेमिक, इसका मतलब है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। लाइपोप्रोटीन है ना, वाटर इनसॉल्युबल ड्रग, वाटर सॉल्युबल रहेगा तो ये तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर इनसॉल्युबल ड्रग मोस्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स सच एज हेपेरिन, स्टेरॉइड्स as well as oil soluble vitamins, they are circulated and distributed to tissue by binding to lipoprotein. Then distribution, okay, distribution, then tissue binding। ये दो लाइन पढ़ लो, अभी हमने जो इक्वेशन बताई है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्टिव ऑफ दोनों plasma as well as tissue. A drug is bound to blood component, remains confined to blood, and very little amount of drug will be available for distribution in the tissue. In this case, apparent volume of distribution will be decreased. First condition, ठीक है। Second condition, if the drug is bound to some tissue, that means extravascular tissue, then the concentration of drug in the blood कंपार्टमेंट विल बी लेस, हेंस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाई। एक में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो, एक में हाई, उसी इक्वेशन से, ठीक है। इन बोथ दीज कंडीशन द ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विल एक्ट एज ड्रग रिजर्वोयर। एग्जाम्पल, आरबीसी इज द स्टोरेज साइट फॉर टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। देन एलिमिनेशन, जिसकी बाइंडिंग ज्यादा होगी उसकी एलिमिनेशन फास्ट होगी नहीं, कम होगी। वो एक एग्जांपल मेंशन है, किसकी है एग्जांपल देख लो, ड्रग विच आर मोर बाइंड टू ऑलमोस्ट 95% एलिमिनेट स्लोली एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ विल बी प्रोलॉन्ग्ड। अंडरस्टूड। जो 95% प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है जिस ड्रग की, उसकी एलिमिनेशन क्या हो जाएगी, और अगर एलिमिनेशन स्लो हो जाएगी तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, टेट्रासाइक्लिन 65% बाउंड, एलिमिनेशन हाफ लाइफ 8.5 आवर्स एज कंपेरिजन टू डॉक्सीसाइक्लिन, इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ कितनी है 15.1। इसका मतलब इसकी बाउंडिंग 93%। जिसकी बाइंडिंग ज्यादा होगी एलिमिनेशन स्लो होगी, एलिमिनेशन हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। हाफ लाइफ मीन्स कितनी परसेंट ड्रग, 50% ऑफ ड्रग एलिमिनेट होने के लिए कितने टाइम चाहिए, ओके। लास्ट में डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं और
थेरेपी एंड टारगेटिंग में भी यूज करते हैं. So this is all about plasma protein binding and all about first unit. Now first unit has been completed from my side.